और अरे कुलोम का नियम पिछले वीडियो में हम लोग कुलोम का नियम का क्या बोलते हैं कि दो आवेशों के बीच क्या करते थे। दो आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण या आकर्षण बल निकालने के लिए हम लोग कुलोम के नियम का प्रयोग करते थे। कुलोम के नियम का प्रयोग करते थे। तो वही बात है। मतलब इस दो जैसे Q1 आवेश हो गया और Q2 आवेश हो गया, दो आवेशों के बीच के प्रतिकर्षण या आकर्षण बल को निकालने के लिए हम लोग कूलॉम का नियम करते थे। तो कूलॉम के नियम का सूत्र क्या है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल इंटू Q1 गुने Q2 बटे आर स्क्वायर, यानी दो आवेशों के गुणनफल बटे आर स्क्वायर, यानी दूरी का वर्ग, है ना। कूलॉम का नियम है। तो हम लोग क्या करते थे, फोर्स निकाल लेते थे कूलॉम के नियम से। मतलब इस दो आवेश के बीच में कितना बल लग रहा है। और अगर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि Q1 आवेश और Q2 आवेश दोनों एक ही प्रकार के हो, मतलब सजातीय हो, यानी दोनों प्लस रहे, ठीक है, दोनों प्लस रहे। तो हम लोग जानते हैं कि सजातीय आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब एक दूसरे को हटाता है, एक दूसरे मतलब एक दूसरे को दूर हटाता है अपने से। यानी Q1 प्लस में है और Q2 भी प्लस में है, तो अगर Q1 Q2 पे बल लगाएगा, वन है, टू को हटाना चाहेगा, क्योंकि हटाएगा ही, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा इसके बीच में, क्योंकि दोनों का सजातीय ध्रुव है, सजातीय आवेश है। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब Q1 क्या है, Q2 को हटाएगा, अपने से दूर हटाएगा। तो जिस दिशा में हटाएगा, मतलब टू हटाएगा तो इधर ही जाएगा ना, और Q1 हटाएगा तो इधर आएगा। Q1 को हटाएगा तो साइड में आएगा। तो इसमें हम लोग को क्या होता है, दिशा का पता चल जाता है। सदिश रूप में सदिश रूप में कूलॉम के नियम का सदिश रूप में हम लोग को जब दिशा का पता चले तो उसके लिए क्या फार्मूला है, और जब हमको दिशा का मालूम नहीं रहे तो उसके लिए जो फार्मूला था वो क्या था, अदिश रूप में। कूलॉम का नियम के अदिश रूप में अगर कोई फार्मूला पूछे तो क्या कहिएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया अदिश रूप का फार्मूला, ठीक है। और हम लोग अभी जो पढ़ेंगे कूलॉम का नियम सदिश रूप में, वो क्या हो गया, Q1 आवेश टू, और दोनों आवेश एक प्रकार के हैं, या तो प्लस प्लस में है या अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, मतलब निगेटिव रहे, या तो प्लस रहे या निगेटिव रहे। तब तब Q1 अगर Q2 पे बल लगाएगा तो किस दिशा में उसको हटाएगा वो पता रहे, मतलब उसी को पता, मतलब पता रहता है। तो उसके लिए कौन सा, मतलब फोर्स का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, मतलब उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहीं पे हम लोग को देखना है, कूलॉम का नियम सदिश रूप में देखना है। आइए, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को दो आवेश दिया हुआ है, Q1 और Q2। दो आवेश दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है और Q2 आवेश दिया हुआ है, ठीक है। वन और Q2 आवेश दिया हुआ है, एक Q1 और Q2 आवेश है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि Q1 जो है Q2 पे अगर बल लगाएगा, Q1 जो Q2 क्योंकि दोनों प्लस में है, तो जब Q1 जो है Q2 पे बल लगाएगा तो Q2 क्या है, दिशा में, ये जो दिशा एरो का चिन्ह दिया हुआ है, दिशा में, इस दिशा में भागेगा, वो दूर हटेगा, इस दिशा में दूर हटेगा। और हम लोग कहेंगे कि F21 बल से, कौन से बल से, तो हम लोग मान लें कि F21 बल लगा, यानी Q1 को Q2 को हटाने के लिए F21 बल लगाया, और इस दिशा में, मतलब ये दिशा भी हमको इंगित कर दिया है कि किस दिशा में ये बल लगा रहा है। तो जब Q1 जो है Q2 पे बल लगाएगा तो वो क्या होगा, दूर हटेगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है, इस चाहे निगेटिव निगेटिव भी रहता फिर भी वही बात होता, ठीक है। तो F21 वेक्टर कहने का मतलब हो गया कि F21 जो हो गया, तो ये इस वाले वन को पढ़िए, F21 है तो Q1 मतलब पहला आवेश जो है दूसरे पे बल लगा रहा है। F21 कहने का मतलब हो गया ये फर्स्ट आवेश जो है वो सेकेंड आवेश पे क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। और बल लगा रहा है तो क्या हो रहा है, वो एक दूसरे से दूर हट रहा है, मतलब वो दूर हट रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो R12 कैप दिया हुआ है तो पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो R12 जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, वो सिर्फ दिशा बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है, दिशा दिखाने के लिए हम लोग को बताता है, यानी एकांक सदिश, वो दिशा बताने के लिए। तो जब देखिए, जब Q1 Q2 पे बल लगा रहा है तो Q1 क्या है, टू को हटा रहा है, किस दिशा में, इसी दिशा में हटा रहा है, देखिए ये जो एरो का चिन्ह किया हुआ है, इसी दिशा में हटा रहा है।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है इसी दूरी में हटा रहा है, Q1 को Q2 से इस दूरी में हटा रहा है। ये क्या हो गया, ये R12 जो वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, वो कैप पढ़ते हैं, जो ये ऊपर कैप का चिन्ह दिया गया, R12 कैप से मतलब उसी दिशा में इसको दूर हटा रहा है। और किस कौन सा बल लगा रहा है, तो F21 बल लगा रहा है। ठीक है, F21 कहने का मतलब हो गया कि पहला आवेश जो है दूसरे पे बल लगा रहा है। उल्टा पढ़ेंगे कि फर्स्ट आवेश जो है सेकेंड आवेश पे बल लगा रहा है। और यहीं पे दूसरा बात आता है, तो जब ये बल लगा रहा है तो ये भी तो लगाएगा ना, ये भी तो दूर हटाएगा ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो Q2 जब Q1 को अपने से दूर हटाएगा तो कौन सा बल लगाएगा, Q2, यानी आवेश दूसरा पहले आवेश को हटाएगा। तो F12 वेक्टर यानी सदिश रूप में हम लोग इसको निकाल रहे हैं, तो फोर्स क्या, सदिश रूप में। ऐसे भी बल क्या होता है, सदिश होता है, जैसे कि बल के बारे में पढ़े होइएगा, क्या होता है, सदिश होता है। तो इस बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमको दिशा का पता मालूम रहेगा तो फोर्स, इस फोर्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, F12 बल लगा रहे हैं। Q2 जो हो गया वो Q1 पे जब बल लगाएगा, ये F12 कहने का मतलब होगा कि Q2 जो है Q1 पे बल लगा रहा है। जहाँ पर कहीं पे भी देखिए F12 तो मतलब ये Q2 यानी बाद वाला देखिएगा, यानी Q2 जो है Q1 पे, यानी आवेश दूसरा जो है वो पहले आवेश पे क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। यानी Q1 आवेश हो गया, Q2 आवेश हो गया। ठीक है, ये आवेश है। ठीक है, दोनों बिंदु क्या है, एक आवेश आवेश है। ठीक है, तो अब देखिए, तो Q2 जो Q1 पे बल लगा रहा है तो किस दिशा में, इस दिशा में लगा रहा है, इधर वाले दिशा में। ये जो है आपके लेफ्ट साइड में लग रहा है। तो जो है तो ये क्या कहेंगे, R21, यानी अभी R21 कैप लिखा हुआ है, मतलब क्या हो गया कि Q2 जो है Q1 की ओर धक्का दे रहा है, मतलब दिशा Q2 जो है Q1 को Q1 की दिशा में जा रहा है। Q2 जो है Q1 की दिशा में जा रहा है। अब यहाँ से जब भी यूनिट वेक्टर देखेंगे तो सीधा पढ़ेंगे कि R21 कहने का मतलब हो गया कि जो आवेश दूसरा है वो पहले आवेश की तरफ जा रहा है, यानी धक्का दे रहा है उसको। ठीक है, हालांकि हटो, जाओ यहाँ से। लेकिन अगर दोनों अलग अलग चार्ज रहता तो क्या होता, एक दूसरे को हाथ मिलाता। ठीक है, हाथ मिलाता, आकर्षित करता, कहता कि चलो पार्टी करते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये बात समझ में आ गया, तो हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो R1 जो है ये मूल बिंदु हो गया, वो क्या है, ओरिजिन होता है, ओरिजिन मूल बिंदु होता है। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है हम उसको R1 मान लिए है, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो R2 है। ठीक है, R2 डिस्टेंस है ये। ठीक है, अब बात समझ में आ गया, फिगर समझ गए। अब आइए, तो हम लोग क्या है उसी को लिखेंगे, माना कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है तथा दोनों समान प्रकार के आवेश है। जैसे कि मान लेते हैं कि दोनों धन आवेश हो या दोनों ऋण आवेश हो, तो इन आवेशों की स्थिति सदिश यदि क्रमशः R1 और R2, मतलब दिशा पता रहेगा, दूरी का दिशा मालूम रहेगा, सदिश का मतलब क्या हो गया, दिशा मालूम है, R1 और R2 है, R1 R1 और R2 है। माना Q1 ने Q2 को पीछे हटाने के लिए क्या किया, वन ने इस वन ने Q2 को पीछे हटाने के लिए कौन सा बल का यूज किया, F21 का बल का यूज लगाया, F21 बल लगाया। और Q2 ने Q1 को पीछे हटाने के लिए, Q2 ने Q1 को दूर भगाने के लिए क्या किया, F12 का बल का यूज किया, F12 का बल का यूज किया। ठीक है, तो भाई, तो हम लोग उसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, जब F21 वेक्टर को हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आवेश Q1 जो है, ये Q1 ये फर्स्ट वाला सेकेंड वाले आवेश पर बल लगा रहा है, यानी तो कौन सा बल लगा रहा है, प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, यानी एक दूसरे को हटा रहा है, मतलब एक दूसरे Q1 जो है Q2 को क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है। और F12 कहने का मतलब हो गया कि Q2 जो है वन को दूर भगा रहा है, मतलब प्रतिकर्षण बल लग रहा है इसमें। हाँ, तो अब ये दोनों बल जो वेक्टर रूप में होगा, अब जो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा, जब वेक्टर कहेगा कि आपको कूलम्ब के नियम का सदिश रूप में फॉर्मूला बताइए, तो अगर हमको आवेश का बारे में पता रहे कि हाँ कौन सा आवेश किस पे बल लगा रहा है, तब अगर मान लीजिए कि कोई आवेश है, यानी F21 बल लग रहा है, मतलब कि आवेश Q1 जो है Q2 पर बल लगा रहा है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, देखिए यहाँ पे 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। हाँ, तो आपका फोर्स का मतलब ये कूलम्ब का नियम का सूत्र है, कूलम्ब के नियम जो जो सूत्र पढ़े हैं इतना तो वही है, उतना ही रहेगा, वो रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको दिशा का मालूम चल जाएगा, वेक्टर जहाँ आ गया तो यहाँ पे हमको दिशा पता चल गया कि R12 कैप यानी R12 दिशा में बल लग रहा है। ये जो है R12 यूनिट वेक्टर वो दिशा बताने के लिए किया गया हुआ है।
किस दिशा में जा रहा है। इन फोर्स फोर्स निकालने का तो फॉर्मूला यही हो जाएगा 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। और इस 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन, 9 × 10⁻9 न्यूटन होता था सर। ठीक है, हाँ। तो इसी को हम लोग क्या करते थे, मतलब इसका वैल्यू हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि किस तरह से निकाला गया हुआ है। ठीक है, तो F21 बल लगेगा तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू R12 कैप। ये यूनिट वेक्टर जो है दिशा दिखा रहा है कि किस दिशा में जा रहा है। जब F21 बल लगेगा तो किस दिशा में, Q1 जो है Q2 को धक्का लगाएगा, तो Q1 जो है Q2 की ओर जाएगा, Q2 की ओर धक्का मारेगा। ठीक है, अब जो है अगर F12 वेक्टर होगा, F12 वेक्टर रहा, F12 के कहने का क्या मतलब हो गया कि Q2 जो है वो Q1 पे आरोपित प्रतिकर्षण बल है, आरोपित प्रतिकर्षण बल है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू R21 कैप। R21 कहने का मतलब हो गया कि Q2 क्या है, ये Q2 जो है Q1 की ओर, Q1 की दिशा में जा रहा है, एकांक वेक्टर है। जैसे कि R12 कहने का मतलब हो गया तो Q1 से Q2 की दिशा में जा रहा है। ठीक है, और R21 कहने का मतलब हो गया, यूनिट वेक्टर कहने का मतलब हो गया Q2 से Q1 की दिशा में जा रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। हमको सिर्फ यही बात याद रखना है, सिर्फ इस फार्मूला याद रखना है। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखना है, आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिए, अगर डायरेक्ट सीधे कुछ भी पता नहीं रहे, अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं पता रहे, सीधे क्वेश्चन पूछ देवे कि बताइए एफ वेक्टर, मतलब अगर कूलम का नियम सदिश रूप में है, तो कूलम के नियम सदिश रूप में है तो उसका बल का फॉर्मूला क्या होगा, तो मतलब कौन सा, मतलब यानी एफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा डायरेक्ट। तो F21 कहने का मतलब हो गया कि Q1 जो है Q2 पे बल लगा रहा है, लेकिन सीधे एफ वेक्टर है, आपको पता नहीं रहा कि कौन सा आवेश किस पे बल लगा रहा है, तो उसके लिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 और 1 Q2/r²। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको आर कैप दिया रहेगा। आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर होता है और वो आपको दिशा दिखाएगा कि किस दिशा में जा रहे हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, ये एक नंबर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए, तो इतना बात हम लोग को पता चल गया। ठीक है, तो ये बात चल गया, पता है, इतना बात याद रखिएगा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, और अगर उस वाले आवेश में क्या था कि दोनों प्लस प्लस में था, नहीं तो माइनस माइनस में था, तो उसके लिए पता चल गया। लेकिन अगर Q1 प्लस में रहे और Q2 माइनस में रहे, क्या करता है, जब दोनों अलग अलग रहेगा, दोनों आवेश अलग अलग रहे, तब क्या होगा, तो आकर्षण होगा। तब क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण बल लगेगा। देखिए, तो जब हम लोग Q1 जो है Q2 पे बल लगाएगा, ध्यान से देखिए, Q1 जो है Q2 पे बल लगाएगा, F21 वेक्टर जो है, यानी Q1 जो Q2 पे बल लगाएगा तो Q2 को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग चार्ज है, आवेश है, तो दोनों अलग अलग चार्ज है, तो क्या है, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो Q1 क्या है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है इसको, क्योंकि Q2 को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन बल किस पे लगा रहा है, Q1 जो है Q2 पे बल लगा रहा है, तो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसका दिशा भी क्या बता रहा है कि R21, यानी Q2 से Q1 की दिशा में जा रहा है, ये Q2 से Q1 की दिशा में ये जा रहा है, क्योंकि अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये आकर्षित कर रहा है इसलिए। और अब Q2 जो है Q1 पे बल लगाएगा तो Q1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी Q1 जो है Q2 की तरफ जाएगा। तो ये R12 जो यूनिट वेक्टर है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि Q1 जो है वह Q2 की दिशा में जा रहा है, यानी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है Q2। अब बल कौन सा लग रहा है, F12 बल लगने का मतलब क्या हो गया कि Q2 जो है Q2 जो है Q1 पे बल लगा रहा है। F12 कहने का मतलब हो गया, जो पीछे हम लोग पढ़े हैं बोला। ठीक है, सेम चीज़ वही है, लेकिन इसमें क्या हो गया, दिशा चेंजिंग हो गया। उसमें दिशा क्या था, इस साइड में था, अ, आपको इस दिशा में था, मतलब इधर Q1 जो Q2 बोला रहा था तो दूर हट रहा था, मतलब इधर इस दिशा में जा रहा था। लेकिन उसमें क्या है, उसमें क्या है कि अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो अपनी ही दिशा में इसको आकर्षित कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा कि R21।
अब देखिए, तो जब F21 बल लगेगा तो क्या कहें कि सेम टू सेम पर फॉर्मूला रहेगा, 1/4πε0 और Q1 Q2/r², जो हम लोग कूलम के नियम का सूत्र पढ़े हैं, सेम चीज़ वही रहेगा जो अदिश रूप में जो पढ़े थे, वही फार्मूला रहेगा। और यहाँ पे दिशा का मालूम चल जाएगा, यानी R21 कैप हो जाएगा। तो R21 कैप कैप ही ना हो जाएगा यहाँ पे। जब F21 बल लग रहा है तो क्या है, R21 कैप हो रहा है, तो यहाँ पे R21 कैप दिशा लग जा रहा है। ठीक है, और जब F12 बल लग रहा है, F12 बल लग रहा है, यहाँ पे दिशा क्या हो जा रहा है, R12 कैप हो जा रहा है, यूनिट वेक्टर हो जा रहा है। तो कैप पढ़ते हैं ये वाला। तो इतना बात समझ में आ गया, कहीं पे दिक्कत नहीं हुआ। 1/4πε0। ठीक है, तो F12 वेक्टर समझ गए कि सदिश रूप में फॉर्मूला याद करना हो तो इस तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात पता चल गया कि अगर आकर्षित करेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सब याद रखिएगा। ये जो हम ढेर दिए हुए हैं उसको याद रखना। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। कूलॉम के नियम की सीमाएं। कूलॉम के नियम का सीमा क्या है? तो कूलॉम का नियम जो है केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, यानी जो गोला गोला करके जो बिंदु होगा, चाहे गोलीय आवेश जो होगा, उसी पे ही ये काम करता है ज़्यादातर। ठीक है, बिंदु आवेश के लिए ही ये ज़्यादातर कूलॉम का नियम सत्य होता है। कूलॉम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए, हाँ जो स्थिर है, आवेश क्या होता है, स्थिर ही होता है। मतलब कि कोई दो वस्तु को जो आपस में रगड़ते हैं, तो एक दूसरे जब दोनों आवेशित हो जाता है वस्तु, तो दोनों का आवेश इलेक्ट्रॉन क्या है, स्थिर रहता है दोनों पे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दोनों पर स्थिर होता है। स्थिर आवेशों के लिए ही कूलॉम का नियम सत्य है, गति के लिए ये सत्य नहीं है। गति में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके लिए कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम केवल 10 से माइनस 10 टू द-10 टू द-15 मीटर से कम की दूरी के लिए ही सत्य है। ये बात याद रखिएगा। जब दो आवेशों के बीच की दूरी 10 से 15 मीटर से कम की दूरी रहे तो ही वह क्या होता है, कूलॉम का नियम सत्य होता है। ये बात समझ लीजिए। कूलॉम के नियम की सीमा पता चल गया, तो आगे देखें। तो कूलॉम का नियम का महत्व, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये पूछता है आपको एग्जाम में, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, यही लगा लीजिए। ठीक है, पूछा जाएगा, क्या है कूलॉम के नियम का महत्व लिखिए। तो फिजिक्स में हम लोग कूलॉम का नियम का बहुत महत्व, क्योंकि इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसकी सहायता से किसी परमाणु परमाणु के नाभिक और उसके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच, कोई भी पदार्थ क्या है, परमाणु से मिलकर बना होता है, ये बात पहले भी बता दिए थे। और ये जो है, इसके बीच में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में, और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, भ्रमण करते रहता है, घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच, के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच और इसके नाभिक के बीच जो बल लग रहा है, बीच लगने वाले बल की कूलॉम के नियम की सहायता से व्याख्या की जाती है। दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो हम लोग क्या करते हैं, कूलॉम के नियम से ही समझ पाते हैं। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि परमाणु के बीच बंधन बलों को, ठीक है, कुछ परमाणु है, तो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा उसके बीच जो बंधन होगा वो क्या होगा, इसी नियम की सहायता से की जा सकती है। तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है, आप ये 2 नंबर में वो लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर नोट करना है तो कर लीजिए। कूलॉम के नियम का उपयोग। अगर हम कूलॉम के नियम के उपयोग की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण उपयोग इस प्रकार। इसका उपयोग करके इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान तथा उनके बीच की दूरी का मान ज्ञात करते हैं। सेम बात है, कूलॉम का नियम तो यही है, ये है ना, क्या है, दो आवेशित बिंदुओं के बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती R² और ये का दोनों दोनों आवेशों के बीच का गुणनफल बट्टे R² होता था। याद है कूलॉम का नियम का सूत्र क्या है, 1/4πε0। कूलॉम के नियम का सूत्र पूछेगा तो आप लोग याद किए कर लीजिए, क्या होता है, F होता है 1/4πε0 और 1Q2/R²। वही ना कह रहा है कि प्रतिकर्षण बल का मान मान तथा उनके बीच की दूरी का मान ज्ञात किया जा सकता है किन्हीं दो बिंदु
आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। क्या कहे थे कि कूलम के नियम में क्या है, Q1 और Q2 के बीच जो बल लग रहा है या तो प्रतिकर्षण लगेगा नहीं तो आकर्षण बल लगेगा। तो उसी को ज्ञात करने के लिए हम लोग कूलम का नियम का यूज करते हैं। इसका उपयोग करके इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना भी की जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। आगे अगले क्लास में हमको विद्युत क्षेत्र के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो उसके उसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इतना समझ लीजिए कि जिस तरह से हम लोग आवेशित क्षेत्र जो होता है, ठीक है, विद्युत आवेश का जो क्षेत्र होता है, दो वस्तु को क्या किए, दो वस्तु को आपस में रगड़े, दो वस्तु को आवेशित किए, इसके बीच का मतलब इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा, आवेशित क्षेत्र जो होगा, वही क्या होता है, आवेशित क्षेत्र ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। और इस नियम का उपयोग सुपरपोजिशन थ्योरम यानी अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़ना है हम लोग को अगले क्लास में। अध्यारोपण का सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो उसमें इसको सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बताएंगे। मतलब इसका कहने का मतलब हो गया कि इसका उपयोग सुपरपोजिशन थ्योरम यानी अध्यारोपण के सिद्धांत के लिए भी काम किया जाता है, जिसमें जिसमें किसी एक स्थान पर उपस्थित बिंदु आवेश पर अन्य बहुत सारे आवेशों के कारण लगने वाले बल की गणना जा सकती है। हाँ, ये बात समझिएगा। बहुत सारे आवेश जब रहेगा तो उसको सुपरपोजिशन थ्योरम से ही हम लोग निकाले, लेकिन उसमें कूलम का नियम का यूज होगा, फॉर्मूला तो वही यूज होगा ना, ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत, उपस्थित बिंदु आवेश पर अन्य बहुत सारे आवेशों के कारण लगने वाले बल की गणना की जाती है कूलम के नियम से, ठीक है। तो कूलम का नियम अभी तक था, और कल जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा।